जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलियन डीमंस को मारने के बाद चांग शॉ को पता चला कि इस सिटी को हजारों लाखों सालों से एंशिएंट ह्यूमन प्रोटेक्ट करते आए हैं। उन्होंने ह्यूमन रेस को बचाने के लिए अपने इमोशन और मेमोरीज को ब्लॉक किया था, मगर चांग शॉ के हिसाब से ये उनके साथ नाइंसाफी थी। तो डिसाइड करता है कि अब वो एंशिएंट ह्यूमन की मेमोरीज को रिस्टोर करने का कोई न कोई रास्ता निकाल लेगा। साथ ही साथ चांग शॉ जाओ गोंगमिंग और सीनियर बाइजी के साथ मिलकर लुया के गोड को भी कंट्रोल करना चाहता था, मगर उस पिटुकली गोड ने इन तीनों की बैंड बजा दी। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें 6 व्हील ऑफ रिइंकार्नेशन का सीन दिखाया गया, जहां पर चांग शॉ एंशिएंट ह्यूमन को लेकर पहुंच गया था। वो गॉडेस हाउटू को बताता है कि एंशिएंट ह्यूमंस जोआंडो सिटी और फायर केव में सदियों से रहते आए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप बस एक बार इनसे मिल लीजिए। तभी उसे गॉडेस हाउटू की आवाज आई। वो कह रही थी कि इन लोगों ने अपने ऑब्सेशन को ही डिमोनिक एनर्जी में बदल दिया था। ये तभी हो सकता है जब एक ह्यूमन अपनी बॉडी पर से कंट्रोल खो दे, मगर इन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि इनका खुद की बॉडी पर का कंट्रोल खो चुका है। तो चांग शॉ हाउटू को बताता है कि ये लोग डीमन जैसे दिखते हैं, साथ ही साथ इनका आउटसाइड की दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं। दरअसल इन्होंने इनकी ची पावर को उनकी बॉडी में सील कर दिया है और इसी वजह से इनका ऑब्सेशन डिमोनिक एनर्जी में बदल गया। तो गॉडेस हाउटू कहने लगी कि शायद तुम इन्हें फ्री करना चाहते हो, तुम्हारा मकसद है इन्हें इनके ऑब्सेशन से आजाद करना, और इस काम में तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं। जिस पर चांग शॉ कहता है, सीनियर, इस दुनिया में बस आप ही एक ऐसी पर्सन हो जो सभी लोगों के 7 इमोशन को इन्फ्लुएंस कर सकती हो। अगर आप इमोशंस को कम कर सकती हो तो आपके लिए उन इमोशंस को फिर से जिंदा करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। तो प्लीज इनका जुनून खत्म करके इन्हें इनके इमोशंस वापस दे दीजिए। तभी सीनियर हाउटू वहाँ पर आ जाती है। वो कह रही थी कि भले ही मैं इमोशंस को कंट्रोल करना या फिर उन्हें अराउज कर सकती हूँ, मगर इमोशंस को वापस कैसे लाना है मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं। तो चांग शॉ ने बताने लगा कि सदियों पहले डीमंस ने इस दुनिया में बहुत ही खतरनाक बैटल करके पूरे हेवंस पर अपना कब्जा कर लिया था। डीमंस हेवन पर राज करने लगे और वहीं पर विचेस जमीन पर। ये दोनों जगह ऑक्युपाई होने की वजह से ह्यूमन रेस के लिए कोई जगह बाकी नहीं थी जहां जाकर वो अपनी जिंदगी बिता सके। तो ह्यूमन रेस के लिए बस इस दुनिया में खौफ, भूख और दहशत बची थी। तो उन्होंने अंडरग्राउंड होकर रहना शुरू कर दिया और इन्हीं ह्यूमंस की टोली के लोग सदस्य थे। इनकी आंखों के सामने इनकी फैमिली का कत्ल हो गया। विचेस और डीमंस की जंग में ह्यूमन रेस बेवजह मारी जा रही थी और ये सब देखकर इन लोगों ने भागने की सोच छोड़कर डटकर मुकाबला करने का डिसीजन लिया। उनके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि अगर डीमंस और विचेस ऐसे ही लड़ते रहे तो फिर ह्यूमन रेस डिस्ट्रॉय हो जाएगी। उन्होंने अपनों को तो खो दिया था और उनका ये दुख बर्दाश्त से बाहर हो गया, जिसके बाद उन्होंने कहा बस अब बहुत हो गया, ह्यूमन रेस बलि नहीं चढ़ेगी। उस वक्त इनका ह्यूमन रेस को बचाने का ऑब्सेशन उसकी पीक पर पहुंच गया था, जो कि अपने आप ही डिमोनिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होकर ये लोग हाफ ह्यूमन और हाफ डीमन में बदल गए। अब तो ह्यूमन रेस को बचाना ही इनका मकसद था। ह्यूमन रेस भी इस दुनिया में सिर उठाकर जिएगी, ना ही वो विचेस के हाथों मरेंगे और ना ही डीमंस के। और फिर ऐसे ऑब्सेस्ड ह्यूमंस की एक टोली एंशिएंट ह्यूमंस में बदल गई। उन्होंने अपनी डिमोनिक पावर्स का यूज करते हुए विचेस के खिलाफ जंग शुरू कर दी और इस बैटल में एंशिएंट ह्यूमंस की जीत हुई थी। मगर अब इनकी दुनिया पूरी तरह से बदल गई। वो लोग ह्यूमंस के बीच में रहा करते थे, मगर उनके दिल में अभी भी खौफ था कि कहीं उनके दुश्मन ह्यूमन रेस पर दोबारा से अटैक न कर दे। इनफैक्ट उन्हें तो आतिशबाजी से भी डर लगता था कि कहीं ये दुश्मनों का फायर अटैक न हो। मीनवाइल एक छोटी बच्ची एंशिएंट ह्यूमन को बताती है कि ये तो सेलिब्रेशन हो रहा, अब हमारी दुनिया पर कोई अटैक नहीं होता। हमारा नानजाओ कॉन्टिनेंट ह्यूमन रेस के लिए पूरी तरह से सेफ है। यहाँ के लोगों पर एंशिएंट टाइम से कोई अटैक नहीं हुआ। अब उस बच्ची के गले में बोन्स का बना हुआ नेकलेस देखकर वो एंशिएंट ह्यूमन इमोशनल हो गई, क्योंकि ये नेकलेस उसी से बिलोंग करता था। और इन सब मेमोरीज की झलक ने उस एंशिएंट ह्यूमन के दिल पर जो ऑब्सेशन की जंजीरें लगाई हुई थी उन्हें ब्रेक कर देती है। वो अब दोबारा से नॉर्मल हो चुकी थी, मगर इस बात की उसे जरा भी खुशी नहीं हुई। वो तो उल्टा इमोशनल होकर काफी ज्यादा रो रही थी, क्योंकि उसकी फैमिली और फ्रेंड्स तो हजारों सालों पहले ही मर चुके थे। आज जब उसके इमोशंस दोबारा से अवेकन हुए तो उनके गम ने उसे पूरी तरह से झंझोड़ कर रख दिया। वहीं पर चांग शॉ सीनियर हाउटू को बता रहा था कि अब
ऑब्सेशन ब्रेक होने के बाद ये काफी ज्यादा दुखी हो जाएंगे, लेकिन मैं जानता हूँ कि इन्हें नॉर्मल किया जा सकता है। जिस पर हाउटू कह रही थी कि इन लोगों ने ह्यूमन रेस के लिए काफी कुछ झेल रखा है, इसलिए मैं इन सब के 7 इमोशंस को अवेकन करके इन्हें ऑब्सेशन से फ्री करने में तुम्हारी हेल्प करूंगी। और फिर गॉडेस हाउटू की पावर उस पूरी जगह पर स्प्रेड होते हुए उन सभी एंशिएंट ह्यूमंस को नॉर्मल ह्यूमन में बदल देती है। हालांकि वो लोग काफी ज्यादा दुखी थे, उनके पास ना कोई फैमिली थी और ना ही उनके दोस्त। तो अब चांगशाओ ने लेकर रीइंकार्नेशन व्हील से दूर आ जाता है। वो उन सबको ग्रीट करते हुए बताने लगा कि डीमन सब जा चुके हैं, वो अब ह्यूमन रेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, इसलिए अब आप लोगों को और फाइट करने की जरूरत नहीं है। आपने अपनी जिंदगी कुर्बान करके आज तक ह्यूमन रेस को प्रोटेक्ट किया, इसके लिए आपका जितना भी एहसान माना जाए वो कम है। तो अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद के लिए जिए, पूरी तरह से आजाद हो जाए। अगर आपको दोबारा से रीइंकार्नेट होना है तो इस काम में गॉडेस हाउटू आपकी मदद करेगी। खैर आज की ह्यूमन रेस थोड़ी सी मतलबी है, मगर मैं जानता हूँ कि आप उनके साथ भी मैनेज कर लोगे। और तभी एक बंदा खुद की बॉडी को डिस्ट्रॉय करते हुए कहने लगा कि ह्यूमन रेस अब पूरी तरह से सेफ है, तो हमें उनके पास वापस जाने की कोई जरूरत नहीं और ना ही मुझे दोबारा से जन्म लेना है। इतने साल मैंने जो भी ह्यूमन रेस के लिए किया मुझे उस पर नाज है, मगर अब ये सफर यहीं पर खत्म होना चाहिए। जिसके बाद उस बंदे की सोल नेचर में वैनिश हो गई। तभी एक दूसरा बंदा भी खुद के एग्जिस्टेंस को मिटाते हुए कहने लगा कि लाखों सालों से हमने न जाने कितनी जंगों में पार्टिसिपेट किया और फाइनली आज हम इस दुनिया से आजाद हो सकते हैं। कुछ लोग तो खुद को घोस्ट बुलाते हुए बता रहे थे कि अब घर में ऐसा कोई नहीं जो हमारा इंतजार कर रहा हो, तो भला घर वापस जाने का क्या मतलब। चांगशाओ ने उन्हें जो फ्रीडम दिया था वो लोग उसके लिए चांगशाओ का शुक्रिया अदा करते हैं, मगर वो अब इस दुनिया में और जीना नहीं चाहते थे। लगभग आधे से भी ज्यादा एंशिएंट ह्यूमन ने खुद को मिटा दिया था, जिससे चांगशाओ काफी ज्यादा मायूस हो जाता है। वो चाहता था कि ये लोग अपनी आगे की लाइफ को पीसफुली लीड करें, मगर ये लोग तो रीइंकार्नेट भी नहीं होना चाहते थे। तो सीनियर हाउटू चांगशाओ को बताने लगी कि वैसे भी जिंदगी काफी ज्यादा डिफिकल्ट होती है और ये लोग तो लाखों सालों से उसे जीते आए, इसलिए शायद उन्हें अब इस दुनिया से मुक्त होना ही सही लगा। जिस पर चांगशाओ कहता है सीनियर मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, बस मैं ये नहीं चाहता था कि ह्यूमन रेस के हीरो जैसे ही गायब हो जाए। अब वो बाकी बचे लोगों से मायूस होकर कहने लगा कि मैं जानता हूँ आपका इस दुनिया से दिल भर गया है, तो अब क्या आप भी मुक्त होना चाहते हो। जिस पर वो लोग कहते हैं कि लाखों सालों बाद किसी ने हमारे लिए कुछ किया है, आपने हमारे ऑब्सेशन को खत्म करके इमोशंस को वापस लौटाने में हमारी मदद की, मगर अब यहाँ पर हमारा कोई नहीं, इसीलिए हम भी यहाँ से जाना चाहते हैं। लेकिन हमें एक बात की खुशी है कि मरते वक्त हम उन सारी मेमोरीज को याद करके मरेंगे। लेकिन इससे तो चांगशाओ और ज्यादा दुखी हो गया। उसे उम्मीद थी कि ये लोग अपनी आगे की लाइफ को एंजॉय करें, तो वो सोचता है कि अब मैंने इन्हें एक मकसद देना चाहिए, वरना ये लोग भी खुद को डिस्ट्रॉय कर लेंगे। तो उनके पास जाकर कहता है कि ह्यूमन रेस नहीं चाहती आप खुद को और ज्यादा सैक्रिफाइस करो, आपके पास आपके फ्यूचर की पाथ को चुनने का मौका है, मगर शायद आपके पास कोई वजह नहीं जिसके चलते इस दुनिया में रुका जाए। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप खुद के लिए नहीं रुकना चाहते तो ठीक है, लेकिन आप मेरे लिए यहाँ पर रुक जाएं, आप मेरे लिए फाइट करोगे। ये सुनकर उन लोगों को एक मकसद मिल गया था, इसलिए वो तुरंत ही चांगशाओ की बात से अग्री हो जाते हैं। उन्होंने अब चांगशाओ को अपना लीडर मान लिया था। वहीं पर चांगशाओ उनसे पूछता है कि क्या आप लोगों को आपके नाम याद है, मगर वो लोग तो सब कुछ भूल गए थे। इसलिए चांगशाओ कहता है ठीक है, फिर मैं आपको एक पहला मिशन देता हूँ, आप सभी को अपने अपने नाम डिसाइड करने हैं। तो इस तरह से फाइनली चांगशाओ ने एंशिएंट ह्यूमन को एक नई जिंदगी जीने के लिए इंस्पायर कर दिया। वहीं दूसरी तरफ हम चांगशाओ की मेन फॉर्म को देख पाते हैं, जो कि जाओ गोंगमिंग और सीनियर बाइजी के साथ मिलकर लुया के गोड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, मगर इनके सारे पैंतरे फेल हो गए। उल्टा वो छोटू सा गोड ही इन पर भारी पड़ गया। ये बेचारे उसे काबू करने गए थे और उसने इन्हें ही दहशत में डाल दिया। तो फाइनली चांगशाओ अपने पेपरमैन को उसके अंदर भेज देता है, जिससे वो गोड तो उन पर और ज्यादा भड़क गया था। साथ ही साथ उसने वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट भी कर दिया, जिसके चलते ये लोग उस गोड के अंदर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर एक बंदा कैद था, जो देखकर ये लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गए। वो सोचते हैं कि आखिर इस गोड में किसे ट्रैप करके रखा होगा। वहीं पर वो बंदा भी इनकी तरफ गुस्से में देख रहा था और उसी वक्त सीनियर बाइजी इस बंदे को पहचान लेते हैं। वो कह रहे थे अरे ये तो एंशिएंट विच डाई है। जिस पर जाओ गोंगमिंग कहते हैं ना ना ये डाई नहीं हो सकता, डाई तो हजारों सालों पहले डीमंस के खिलाफ हुई जंग में मारा गया था। तो चांगशाओ बताता है कि ये डाई की बॉडी ना होकर उनकी स्पिरिट है, मगर इन्हें यहाँ पर ट्रैप करने की हिम्मत किसने की होगी। साथ ही साथ सीनियर बाइजी इन दोनों को बताने लगे कि उस बैटल में डाई ने डीमंस के खास लोगों को मार दिया था, स्पेशली लुया के भाई, वो सभी इसी के हाथों मारे गए थे। साथ
साथ ही साथ इनमें जिन भी शामिल थे। तो डाई की वजह से डीमन कोर्ट का भारी नुकसान हो गया था, इसलिए उन्हें डाई से बेइंतहा नफरत हो गई। मेरे ख्याल से डाई की इसी हरकत से नाराज होकर डीमन एम्परर ने उसे मार के उसकी स्पिरिट को रिफाइन कर इस गॉड में हमेशा हमेशा के लिए ट्रैप कर दिया। इनफैक्ट मुझे तो ये लगता है कि डाई के पावरफुल एसेंस का यूज करके इस गॉड को रिफाइन किया गया है। वेल, इतने सालों में मैं एक बात तो समझ गया कि रिवेंज सबसे खतरनाक चीज है। बदले की आग में ये हमसे क्या करवाएगी ये कोई भी बता नहीं सकता। अब डाई इस गॉड में ट्रैप होने की वजह से उनकी स्पिरिट बुरी तरह से डैमेज हो चुकी है। उन्होंने डीमंस का बेइंतहा टॉर्चर झेला होगा। ये सब सोचकर ही मुझे डाई के लिए बुरा लग रहा है। साथ ही साथ जाओ गोंगमिंग को भी अब डीमंस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। एंशिएंट टाइम में डाई ने ही डीमन प्रिंस की झुलसती हुई आग से इस दुनिया को प्रोटेक्ट किया था, मगर आज तक वो इस हालत में है ये बात किसी को पता ही नहीं चली। वहीं पर डाई इन लोगों पर भी चिल्ला रहा था, लेकिन वो जितनी ज्यादा हरकत करे उनकी सोल उतनी ही ज्यादा डैमेज हो रही थी। चांगशाओ कहने लगा कि अगर उस वक्त डाई अपनी स्पेशल पावर का यूज करके लोया के भाइयों को खत्म ना करते तो आज ये दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये तो उस जनरेशन के हीरो थे और आज इस लेजेंड को ऐसी हालत में देखना वाकई दिल को दहला देने वाला है। जिस पर जाओ गोंगमिंग मायूस होकर चांगशाओ से पूछता है कि बताओ फिर हमने इन्हें आजाद कैसे करना है? बस तुम ऐसे शख्स हो जिसके पास इसका कोई सोल्यूशन होगा। तो चांगशाओ ने बताता है कि इमॉर्टल किलिंग फ्लाइंग सोर्ड जिसका यूज करके हम इन्हें फ्री कर पाएंगे, मगर उसका यूज करने से पहले हमें सीनियर डाई की स्पिरिट को अवेकन करना होगा। फिलहाल डाई बिल्कुल भी होश में नहीं है, उन्हें सालों से यहाँ पर टॉर्चर किया गया, तो उनके लिए हम सब बस उनके दुश्मन होंगे। अब अगर ऐसे में हम उन्हें आजाद करते हैं तो सबसे पहला वो हम तीनों को निपटा देंगे। और फिर चांगशाओ ने अपनी दिमाग के घोड़े दौड़ाना शुरू कर दिए। वो कहता है कि हमें उस पर्सन को ढूंढना पड़ेगा जिससे डाई बेइंतहा मोहब्बत करते थे। क्या सीनियर डाई की कभी शादी हुई थी? अगर हुई थी तो बस हमें उनकी वाइफ ही मदद कर पाएगी। जिसके बाद चांगशाओ ड्रैगन प्रिंस यानजी को मैसेज भेजता है कि जल्दी गुआंगन पैलेस में नोटिस भिजवा दी जाए कि मैं जल्दी वहाँ की चीफ की पोजीशन को संभालने आ रहा हूँ। दरअसल गुआंगन पैलेस में काफी पुरानी फेरीज रहती आई है और इसी वजह से चांगशाओ वहाँ पर जाना चाहता था। वहाँ जाकर ही उसे डाई की वाइफ को ढूंढने के चांसेस नजर आ रहे थे। जिसके बाद हमें हेवनली कोर्ट का सीन दिखाया गया जहाँ पर जेड एम्परर जनरल मुगोंग को बता रहे थे कि चांगशाओ ने मेरी बात मानते हुए गुआंगन पैलेस की चीफ की पोजीशन संभालने की जिम्मेदारी उठा ली है। जो सुनते ही जनरल मुगोंग कहते कांग्रेचुलेशंस योर मैजेस्टी, फाइनली आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई। आप तो यही चाहती थे कि चांगशाओ ने वहाँ का काम संभालना चाहिए। जिस पर जेड एम्परर कहते क्या सच में आपको ऐसा लग रहा है कि मैं जानबूझकर उसे वहाँ भेजना चाहता था? तो जनरल कहते कि योर मैजेस्टी आप कोई भी काम बेवजह नहीं करते। आपको पता है कि जल्दी ग्रेट कैटास्ट्रोफी होने वाली है और इसीलिए आपने जानबूझकर चांगशाओ को गुआंगन पैलेस में ट्रांसफर करवा दिया। जाई टाओइज्म इस कैटास्ट्रोफी का हिस्सा बनने वाला है और चांगशाओ की लवर फेरी यूनशाओ भी इसी सेक्ट का हिस्सा है, तो उसे बचाने के लिए चांगशाओ जरूर से इस कैटास्ट्रोफी में इंटरफेयर करेगा। और आप तो ये बिल्कुल नहीं चाहते कि चांगशाओ इस कैटास्ट्रोफी में मारा जाए, इसलिए आप उन्हें जानबूझकर यहाँ से दूर भेज रहे हो। ये सब सुनते ही जेड एम्परर जनरल मुगोंग को गुस्से में घूरने लगे और फिर थोड़ी देर में उनकी हंसी छूट जाती है। वो कह रही थी जनरल चाहे मैं कितनी भी चालाकी क्यों न दिखाऊं, आपकी नजरों से कुछ भी छुप नहीं सकता। मैं अच्छे से जानता हूँ कि चांगशाओ गुआंगन पैलेस में बिल्कुल भी जाना नहीं चाहता, मगर वो यूनशाओ को बचाने की पूरी कोशिश करेगा। और रही बात मेरी, तो मैं अपने दोस्त को किसी भी कीमत पर खो नहीं सकता। आपको तो अच्छे से पता है कि चांगशाओ उस बंदी से कितना ज्यादा प्यार करता है, तो जरूर से हेवन के खिलाफ जाकर उसे बचाने की कोशिश करेगा। और इसी वजह से मैं चांगशाओ को दूर भेजना चाहता हूँ। वहाँ पर सीनियर जाई उसे सब कुछ सिखा देगी। गाइस मुझे लगता है कि ये सीनियर जाई ही डाई की वाइफ होगी। इधर जनरल मुगोंग स्माइल करते हुए दिल में ही कहने लगे कि योर मैजेस्टी आप एक नंबर के कमीने इंसान हो। आपको चांगशाओ इतना पसंद है कि आप उसे बचाने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड की भी फिक्र नहीं कर रहे। वाकई मैंने आपके जैसा कमीना बंदा कभी नहीं देखा था। वेल इस सारी बातें जनरल मुगोंग अपने दिल में बोल रहे थे। अगर वो जोर से बोलते तो शायद जेड एम्परर चांगशाओ के साथ उन्हें भी लड़कियों का नाच देखने रवाना कर देते। वही दूसरी तरफ चांगशाओ ने अपना रिसर्च शुरू कर दिया था। वो कहता है कि एंशिएंट रिकॉर्ड्स के मुताबिक एंशिएंट एम्परर की बेटी जाई सीनियर डाई के प्यार में पड़ गई थी। सीनियर डाई विच क्लैन का होकर भी उन्होंने इसकी परवाह नहीं की और वो दोनों एक कपल बन गए। मगर फिर कुछ सालों बाद ही डीमंस और विचेस में जंग शुरू हो गई, जिसमें डाई ने डीमंस के प्रिंस को शूट करके खत्म कर दिया था। तो एंशिएंट एम्परर ने अपने बेटों की मौत का बदला लेने के लिए इमॉर्टल मेडिसिन का यूज करके जाई को फंसा दिया। उसे बड़ी ही चालाकी से गुआंगन पैलेस भेजकर वहीं पर उसे कैद कर दिया गया ताकि जाई कभी भी अपनी
अपनी मोहब्बत डाई से मिलने न पाए। इधर डाई उसे सालों तक मिस करता रहा, मगर उसे कभी पता ही नहीं चला कि जाई तो गुहांगान पैलेस में कैद है और वही दूसरी तरफ जाई अभी भी गुहांगान पैलेस में ही मौजूद है। अब तो उन्हें टाइन स्टार लॉर्ड के नाम से जाना जाता है, यानी कि वो रैंकिंग में मेरे से बस एक कदम पीछे है। अब तो मैं गुहांगान पैलेस जाने के बाद ही सीनियर डाई और जाई का मैटर सुलझा पाऊंगा। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि चांगशाओ से मिलने के लिए युनशाओ वहाँ पर पहुँच गई थी। चांगशाओ से बताता है कि बचे हुए एंशिएंट ह्यूमंस को मैंने सी गॉड के टेम्पल वाले टाउन में शिफ्ट कर दिया है। अब वहीं पर वो अपनी पीसफुल लाइफ को जी पाएंगे। शायद आगे चलकर वो अपना एक ब्राइट फ्यूचर भी प्लान करेंगे। इससे ज्यादा मैं और कुछ भी नहीं चाहूंगा। जिस पर युनशाओ कहने लगी कि उन्होंने खुद को हाफ डीमन बनाकर ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट किया, वो हमारे हीरोज थे, तो मैं भी उम्मीद करूंगी कि उन्हें जल्दी से उनकी मंजिल मिल जाए। तभी चांगशाओ से बताता है कि उन सबको देखकर मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। मैं भी एक ह्यूमन हूँ, तो उनके जज्बातों को अच्छे से समझ पा रहा था। उनसे उनका सब कुछ छीन गया, मगर फिर भी उन्होंने इस दुनिया को प्रोटेक्ट किया। युनशाओ देखते कि चांगशाओ काफी ज्यादा इमोशनल हो चुका है, तो वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसे हवा में फ्लोट करने लगी। चांगशाओ को समझ नहीं आ रहा था कि युनशाओ उसके साथ क्या करना चाह रही है। अब कुछ ही पलों में चांगशाओ के पास कुछ परिंदे आकर उसके साथ खेलने लगे, जिससे चांगशाओ को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। और अब युनशाओ उसे अपनी गोद में सुलाते हुए कहने लगी कि सीनियर हाउटू के इमोशंस को हम दोनों ने मिलकर स्टेबल किया था। उस वक्त ही मुझे इस रिलैक्सिंग मेथड के बारे में पता चला। मैं चाहती हूँ कि अब तुम भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, ताकि तुम्हें इन परेशानियों से थोड़ा सा सुकून मिल जाए। चांगशाओ के लिए तो ये सब काफी ज्यादा रोमांटिक था। तो कहते हैं फिर मुझे आपको एक जरूरी बात बतानी है। दरअसल जेड एम्परर मुझे कहीं पर भेजना चाहते। तभी युनशाओ कहती कि प्लीज इसके बारे में मुझे बाद में बताना, पहला मैं चाहती हूँ कि तुम आराम करो, थोड़ी सी नींद के बाद तुम्हें काफी बेटर फील होगा। अब उस बेचारी को क्या ही पता कि चांगशाओ जाने का हवाला है। अगर चांगशाओ गलती से उसे गुहांगान पैलेस का नाम बता देता तो फिलहाल युनशाओ की गोद में ना होकर उसके पाँव में पड़ा रहता। भले युनशाओ को इसके बारे में फिलहाल कोई खबर नहीं, मगर उसकी बहनों को इसके बारे में पता चल गया था कि चांगशाओ तो गुहांगान पैलेस जा रहा, और वो भी लड़कियों के नाच के मजे लेने के लिए। वेल जाओ गोंगमिंग ने ही इन दोनों लड़कियों तक ये खबर पहुंचाई थी, और अब उसे अफसोस होने लगा कि उसने अपनी बहनों के सामने मुंह नहीं खोलना चाहिए था। वो देखता है कि चुंगशाओ और बाइशाओ तो अपने वेपन रेडी करके चांगशाओ को मारने के लिए तैयार हो चुकी है। वो कहती है कि हमें ऑलरेडी पता था कि वो कमीना वाटर गॉड हमारी सिस्टर के साथ टाइम पास कर रहा। वो मस्त गुहांगान पैलेस जाकर इमॉर्टल लड़कियों के साथ मजे करेगा, और हमारी बेचारी सिस्टर वो तो उसकी याद में पागल हो जाएगी। ना, हम तो बिल्कुल ऐसा नहीं होने देंगे। अब यहाँ से तो गुहांगान पैलेस बस वाटर गॉड की लाश जाएगी। जिसके बाद एक बंदी चांगशाओ को कैंची से काटने की प्रैक्टिस करने लगी, और वही दूसरी उसमें तलवार घुसाने का अभ्यास कर रही थी। अब इन दोनों लड़कियों की ये सब तैयारियां देखकर तो बेचारे जाओ गोंगमिंग के पसीने छूट गए। वो समझ गया था कि अब उसका जीजाजी ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहने वाला। इन दोनों चुड़ैलों के होते हुए तो बिल्कुल नहीं। वही दूसरी तरफ चांगशाओ युनशाओ की गोद में मस्त से रिलैक्स कर रहा था। अब उस बेचारे को क्या ही पता कि उसकी जिंदगी की आखिरी झपकी हो सकती है। और इसी फनी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।